हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स। उसमें यूनिट नंबर 2 है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। उसका एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है पार्टनरशिप। हम पूरा पार्टनरशिप कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आज इस वीडियो में कवर होगा पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, मीनिंग, इसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, types of partners, maintenance of capital accounts of partners, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner and dissolution of a partnership। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट है पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? तो पार्टनरशिप जो है वो दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स एक एग्रीमेंट बनाते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स। ठीक है, वो क्या है? एक एग्रीमेंट है पार्टनरशिप बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स टू मैनेज एंड ऑपरेट द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो सारी एक्टिविटीज है उसको मैनेज करना, ऑपरेट करना। ठीक है, और उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली शेयर करना, वो होगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? एग्रीमेंट है एक टू बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसने डिफाइन किया है पार्टनरशिप को कि वो क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन के बीच में क्या है? एक रिलेशन है। टू और मोर पर्सन के बीच में एक रिलेशन है हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो बिजनेस कैरी ऑन होता है बाय ऑल या सारे पार्टनर्स से बिजनेस कैरी ऑन होता है या फिर उनमें से कोई एक दो, वो वो पार्टनरशिप को बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, और उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट और लॉस है जो वो शेयर करते हैं, तो वो हो गया पार्टनरशिप। अब उसके फीचर्स कौन कौन से हैं? तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो वो दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए तभी पार्टनरशिप होगा। मिनिमम दो या फिर दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। कोई एक पर्सन में पार्टनरशिप बनती नहीं है। पार्टनरशिप के लिए दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मस्ट बी 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस के अंदर मैक्सिमम नंबर कितने हैं? पार्टनर्स के 10 और अदर्स केसेस में 20 है। उसके बाद है द पर्पस ऑफ द बिजनेस। पर्पस क्या होना चाहिए बिजनेस का? शुड बी अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, एंड जो प्रॉफिट है वो इक्वली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए प्रॉफिट को। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट नहीं है तो इक्वली। तो एक पर्पस होना चाहिए बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करने का। उसके बाद है द बिजनेस शुड बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो कैरी बिजनेस जो है वो कैरी ऑन होगा बाय ऑल, या सारे पार्टनर्स कैरी ऑन करेंगे या फिर उनमें से कुछ ही पार्टनर्स कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया पार्टनरशिप के फीचर जो उसकी डेफिनेशन में से ही लिया हुआ है इन शॉर्ट। ठीक है, अब है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच का एक एग्रीमेंट है, और जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। जो रिटन एग्रीमेंट होता है ना उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट दैट स्टेट्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के सारे टर्म्स कंडीशन हो गए, रूल्स रेगुलेशंस हो गए, ये सारी चीजें जो है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट जो रिटर्न होता है हम उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो अभी पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या आते हैं, कौन कौन से कंटेंट्स? तो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म। जो भी फर्म है तो उसका नेम एड्रेस होगा, नेचर ऑफ द बिजनेस होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स जो भी सारे पार्टनर हैं उनके नेम एड्रेस होंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर ने जो भी कैपिटल लाई है बिजनेस में, फर्म में, तो वो भी लिखा हुआ होगा कितनी अमाउंट लेके आए हैं। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म की क्या अकाउंटिंग ईयर होगी वो भी लिखा हुआ होगा। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हुई है वो डेट लिखा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कि किसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या वो किसमें होगी वो भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनर्स लोन ड्रॉइंग्स, इन सभी के जो रेट्स हैं,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सारे भी लिखे हुए होंगे। मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इफ एनी, अगर ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो कैसे करेंगे, किसको अपॉइंट करेंगे, वो भी लिखा हुआ होगा। सैलरीज, कमीशन हो गया, ये सारे अगर पार्टनर को पे किए जा रहे हैं तो वो उन सब बातों के बारे में भी लिखा जाएगा। द राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ऑफ इच पार्टनर, हर एक पार्टनर की जो भी राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो सारी चीजें लिखी जाएंगी। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ बैंक्रप्सी ऑफ एनी पार्टनर, पार्टनर अगर कोई पार्टनर बैंक्रप्ट हो गया तो उसके किस तरह से ट्रीटमेंट होगी, वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म को अगर डिसोल्यूशन करना हो तो मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के सेटलमेंट के लिए कौन सी मेथड यूज़ किए जाएंगी। फिर मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट हो रहा हो तो उसका सेटलमेंट, ठीक है। फिर रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रही है, डेथ ऑफ अ पार्टनर है तो तभी क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, इन सभी बातों के बारे में भी लिखा हुआ होता है। और एनी अदर मैटर पर्टेनिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए जो भी सारे मैटर्स है वो सारी चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया पार्टनरशिप डीड। इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो, और इफ द डीड इज साइलेंट, द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तब हम उस केस में क्या करेंगे, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो अप्लाई किए जाएंगे। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। डीड में कुछ भी नहीं लिखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा क्या होगा तो वो तो लिखा नहीं हुआ है, तो पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, इक्वली शेयर किया जाएगा। ये हो गई पहली बात। उसके बाद है पार्टनर्स विल नॉट बी एंटाइटल टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन वो भी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। पार्टनर्स विल ऑल्सो नॉट बी चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो भी उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। ना ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही कोई रिम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन वो भी पेड नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो भी नहीं मिलेगा। बट एक बात याद रखनी है इसमें, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% इफ, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हो तो वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो मिलेगा 6%, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें याद रखनी है, प्रॉफिट और लॉस कितना इक्वली और बाकी कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की याद रखना है 6%, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अब है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। तो फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स में क्या है, तो एक्टिव पार्टनर्स वो होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के सारे जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर या फिर हम उसको कहते हैं वर्किंग पार्टनर्स कहते हैं, ठीक है। कैरीज द डेली बिजनेस एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर, अदर पार्टनर के बिहाफ में वही पार्टनर जो है वो सारी की सारी बिजनेस को कैरी ऑन करता है, बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन करता है, ठीक है। वो भी पार्टनर जो है वो कैपिटल भी लेके आता है, प्रॉफिट शेयरिंग में भी उसका शेयर होता है, ठीक है, और वो लायबल होता है फॉर द डेब्ट ऑफ द फर्म। तो ये हो गया एक्टिव पार्टनर, सिर्फ इसमें इसके अंदर इतना है कि वो पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली इन द डे टू डे ऑपरेशंस में, ठीक है। अब है दूसरा है डोरमेंट पार्टनर। वो क्या है कि वो डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स भी कहते हैं। वो कैपिटल भी लेके आता है बिजनेस के अंदर और उसको शेयर भी मिलता है प्रॉफिट में और उसको लॉसेस भी बेयर करने पड़ते हैं अगर है तो, बट दे आर नॉट लायबल फॉर द डेप्ट, लेकिन ये जो है वो डेप्ट में कोई भी लायबल नहीं रहते। तो ये हो गया डोरमेंट पार्टनर जो पार्टिसिपेट नहीं करते बिजनेस एक्टिविटीज में, और एक्टिव पार्टनर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज में। दूसरे है नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स वो होते हैं जो
दे आर पार्टनर्स बाय नेम ओनली, सिर्फ और सिर्फ उनका नाम यूज किया जाता है नॉमिनल पार्टनर, ठीक है, बाय नेम ओनली, नाम से ही वो हमारे पार्टनर है। दिस पार्टनर अलाउ द फर्म टू यूज देयर नेम एज अ पार्टनर, पार्टनर एज अ पार्टनर नाम यूज करने का अलाउ करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी रियल इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की कोई भी एक्टिविटीज में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो कैपिटल भी लेके नहीं आते, ठीक है, और शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी उनको शेयर नहीं मिलता, कंट्रीब्यूट डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, और बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी पार्ट नहीं करते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उनका नाम यूज किया जाता है। अगर कोई पार्टनर बहुत ही फेमस है तो हम उसको एज अ पार्टनर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उनके उनकी जो नेम है उससे हमें प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो दे आर लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, और वो जो है लायबल रहते हैं थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये हो गया नॉमिनल पार्टनर, सिर्फ और सिर्फ बाय नेम ओनली, नेम ही हम इसका यूज करते हैं। माइनर एज अ पार्टनर, अ माइनर, माइनर का मतलब क्या होता है कि पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, तो वो हो गया माइनर, और वो एलिजिबल नहीं रहता पार्टनर बनने के लिए, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में वो एलिजिबल रहता है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ माइनर, अ माइनर कैन ओनली शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट में ही उसका शेयर होता है, उसमें कोई भी जो लॉस होता है उसमें कोई भी शेयर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही उसका शेयर रहता है। तो ये हो गया माइनर एज अ पार्टनर, ठीक है। उसके बाद है पार्टनर्स बाय एस्ट्रोपल, तो वो ऐसा पार्टनर, इफ अ पर्सन फॉल्सली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, वो गलत, वो फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है अपने आप को कि वो पार्टनर है फर्म का, वो इस तरह से बिहेव करता है कि वो पार्टनर है फर्म का, रिप्रेजेंट करता है, बिहेव करता है कि वो फर्म का पार्टनर है, or behave in a way that somebody can have an impression that such partner is a, सच पर्सन इज अ पार्टनर, कि वो पार्टनर है, वो पर्सन जो है वो पार्टनर है, तो उस तरीके से वो बिहेव करता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इम्प्रेशन ट्रांजेक्ट्स विथ दैट फर्म, विथ देन दैट पर्सन इज हेल्ड लायबल टू द थर्ड पार्टी। अगर जो उसके बिहेवियर से कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, किसी पर्सन को लगता है कि हाँ भाई ये पार्टनर है, तो इसीलिए वो बिजनेस को कोई भी फायदा होता है, तो इसलिए वो लायबल भी रहता है थर्ड पार्टी से, ठीक है। द पर्सन हु फॉल्सली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, हम उसको क्या कहेंगे, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। फिर है मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के कौन कौन से कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन किए जाते हैं, तो दो मेथड्स होती हैं, देयर आर टू मेथड्स। कौन कौन सी है, एक तो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो उसमें जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उसके अंदर जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फिक्स रहती है, ठीक है। अगर जो पार्टनर की कैपिटल क्या रहती है, फिक्स रहती है, अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और अ पार्ट ऑफ द कैपिटल इज विथड्रॉन एज पर द एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के एग्रीमेंट के हिसाब से अगर जो कोई इंट्रोड्यूस हो रही है न्यू पार्टनर, न्यू कैपिटल या फिर विथड्रॉ हो रही है तब तक के लिए, तो क्या होगा, उसकी जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगी तब तक, एग्रीमेंट में लिखा हो तभी इंट्रोड्यूस होगी, तभी विड्रॉ होगा, नहीं तो उसकी जो है वो फिक्स रहती है, तो इसलिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड। उसके अंदर दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट, तो उसके अंदर जो पार्टनर्स की जो भी कैपिटल है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके रिलेटेड एंट्री की जाती है, वो हो गया कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन सी एंट्री होंगी, तो एक होगी ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट इन कैपिटल एंड ड्राइंग, ड्राइंग पे और कैपिटल पे जो भी इंटरेस्ट है वो, सैलरी हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होंगी करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ उनकी कैपिटल होगी, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसके अंदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। उसके बाद है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स ना हो, चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहती हो, फिक्स नहीं हो, तभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल मेथड का यूज किया जाता है। और इसके अंदर पार्टनर्स की सारी एंट्रियाज करते हैं
are made in capital account. All the entries related to पार्टनर आर मेड इन कैपिटल अकाउंट. सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो भी कैपिटल अकाउंट. सारी की सारी एंट्रियां जो है वो कैपिटल अकाउंट में ही की जाती है. तो वो हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल मेथड, और एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड. ठीक है, तो ये हो गया मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स. नेट के अंदर बस इतना ही जान लो कि कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, इतना काफी होता है. उसके बाद है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर जब व्हेन फर्म रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल, जब फर्म को कोई एडिशनल कैपिटल की जरूरत होती है या फिर मैनेजरियल हेल्प की जरूरत होती है या फिर दोनों की जरूरत होती है. ठीक है, तभी अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड टू सप्लीमेंट इन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. न्यू पार्टनर एडमिट होता है. ठीक है, एडमिशन होता है न्यू पार्टनर की. ठीक है, with the admission of a new partner, the partnership firm is reconstituted and a new agreement is entered into to carry on the business of the फर्म. जब भी कोई नया पार्टनर जो है वो ऐड हो रहा है, तभी जो पार्टनरशिप की जो एग्रीमेंट है ना वो रिकंस्टिट्यूट होती है, यानी कि दूसरा नया बनता है, फिर से बनता है. ठीक है, तो ये हो गया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. तभी एडमिशन ऑफ तभी कौन कौन सी एडजस्टमेंट रिक्वायर होती है ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो सारी चीजें जान लेते हैं. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा एग्रीमेंट नया बन रहा है, पार्टनर ऐड हो रहा है, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, एक नया पार्टनर ऐड हो रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो इसलिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो. यस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेशन होगा. अगर कोई पार्टनर ऐड हो रहा है तो जो पुराने पार्टनर है वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस भी तो करेंगे ना. जब ऐड हो रहा है, जैसे कि पहले 4 पार्टनर थे. ठीक है, और उनका जो प्रॉफिट है वो 20 लाख है. फॉर एग्जाम्पल 20 लाख प्रॉफिट है और 4 पार्टनर हैं, तो सभी को मिल रहा था 5-5 लाख रुपए मिल रहे थे. अब एक नया पार्टनर ऐड हो गया, 5 पार्टनर हो गए. ठीक है, तो अभी कितने मिलेंगे, 4-4 लाख रुपए हो गए, तो 1-1 लाख रुपए जो है वो सबने क्या किया, सेक्रीफाइस किया. राइट, तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व टू एग्जिस्टिंग पार्टनर. एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को प्रॉफिट और जो भी रिजर्व है वो भी ट्रांसफर कर देना पड़ेगा. फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. असेट्स और लायबिलिटीज की भी वैल्यूएशन होगी, रिवैल्यूएशन होगी. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की भी ट्रीटमेंट होगी. तो ये सारी चीजें हमें फिर से करना पड़ता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे. तो जब पार्टनर ऐड होता है ना, तो समझो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही नया बनता है. ठीक है, सारी चीजें सेटल करने के बाद पूरा एग्रीमेंट नया बनता है. फिर तो उसमें पहला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में आते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाएगा जब कोई पार्टनर ऐड होता है तब. ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिपेंड्स अपॉन हाउ डज द न्यू पार्टनर एक्वायर, कितना एक्वायर कर रहा है न्यू पार्टनर, हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, फॉर विच देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज. कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट है व्हेन ओनली रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन. सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर का रेशियो दिया गया हो. ठीक है, तो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. ए और बी पार्टनर है, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. और सी जो है वो एडमिट हो रहा है. ठीक है, दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. ठीक है, सी एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर. तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना है, 1 है. ठीक है, एज अज्यूम करना है कि टोटल प्रॉफिट 1 है, उसमें से सी एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर से. तो 1 में से हम सी का जो शेयर है 1/3 वो माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 2/3 वो हमें मिल जाएगा. ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट मिल गया. 1 में से हमने सी का शेयर माइनस किया तो हमें 2/3 मिल गया. अभी जो 2/3 शेयर जो है रिमेनिंग शेयर विल बी शेयर्ड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2. 3:2 इनका रेशियो है. ठीक है, तो हमें जो 2:3 जो है वो इन दोनों में हमें शेयर कर देना है. ठीक है, तो ए का शेयर कितना हो गया, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 2:3 वो
मल्टीप्लाई करना है, ए का शेयर कितना था 3:2 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 5, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 15 वो हमें मिल जाएगा ए का शेयर। उसी तरह से बी का शेयर तो 2 डिवाइडेड बाय 3 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो, और मल्टीप्लाई उनका शेयर कितना था 2 डिवाइडेड बाय 5 था, तो 2 डिवाइडेड बाय 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 15 वो हमें बी का शेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो ए का शेयर हो गया 6 डिवाइड बाय 15, और बी का भी शेयर हो गया 4 डिवाइडेड बाय 15, और सी का शेयर तो हमें दिया हुआ था 1/3। ठीक है, तो 1/3 हम इन तीनों को इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा सी का शेयर 5 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो ये हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया 6 डिवाइडेड बाय 15, 4 डिवाइडेड बाय 15, और सी का है 5 डिवाइडेड बाय 15, तो हमें मिल जाएगा 6:4:5, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। तो ऐसे जो क्वेश्चन है यो वो यूजीसी नेट में बहुत बार आते हैं और हर साल आते हैं, एक तो क्वेश्चन होता ही है। ठीक है, अब दूसरा केस इसमें है, when new partner purchase his share from old partners equally। अभी ओल्ड पार्टनर से वो इक्वली परचेज कर रहा है, तब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग एंड इन द रेशियो ऑफ 7 डिवाइड बाय 12 इज टू 5 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 7:5 है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी का। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। सी का यहाँ पर शेयर दिया हुआ है 1/6 शेयर। ठीक है, न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। जो 1/6 शेयर है वो उसने ए और बी से इक्वली एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू सी, सी को कितना दे रहे हैं 1/6, और 1/6 जो है वो ए और बी से इक्वली एक्वायर कर रहा है। इक्वली यानी कि अब 1/6 में से आधा कौन देगा, ए देगा, और आधा कौन देगा, बी देगा, राइट। तो ए कितना देगा, तो 1/6 का आधा कर देंगे, 1/2 कर देंगे हम, 1/2 ऑफ 1/6, तो हमें मिल जाएगा 1/12, और बी भी उतना आधा दे रहा है, तो 1/2 और ऑफ 1/6, तो हमें मिल जाएगा 1/12। तो ए और बी का ये जो है वो मिल गया हमें, यानी कि सी जो है वो एक्वायर कर रहा है ए से 1/12 और बी से एक्वायर कर रहा है 1/12। ठीक है, अभी ए का न्यू शेयर क्या हो गया, तो ए का कितना था, ए और बी, तो ए का था 7 डिवाइडेड बाय 12 था। अभी 7 डिवाइडेड बाय 12 उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, राइट। अभी उसमें से ए ने सी को दे दिया 1 डिवाइडेड बाय 12, इतना उसने सी को दे दिया। ठीक है, तो वो हम माइनस कर देंगे, तो ए के पास कितना बचा 6 डिवाइडेड बाय 12, ए का न्यू शेयर हो गया 6 डिवाइडेड बाय 12। अभी बी न्यू शेयर, अभी बी का न्यू शेयर हमें फाइंड आउट करना है, तो बी का है 5 डिवाइडेड बाय 12, तो 5 डिवाइडेड बाय 12 में से उसने 1/12 जो है वो दे दिया है सी को, तो हम माइनस कर देंगे तो होगा 4 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ए और बी का न्यू शेयर मिल गया, और सी का तो शेयर दिया ही हुआ है कि वो 1/6 शेयर से ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 1/6 है, इसको हम इक्वली कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर देंगे, तो हमें फिर मिल जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 12, 4 डिवाइडेड बाय 12, और ठीक है, तो 3:2:1 ये जो है वो इसका बन गया, 3:2:1, इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा केस जब इक्वली वो ले रहा है ओल्ड पार्टनर से। अब है थर्ड केस, अब है थर्ड केस, when new partner purchase his share from old partners in particular ratio, और particular ratio में वो एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो x and y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:5, x और y का कितना है 7:5 है। z is admitted on 1/6 share। ठीक है, 1/6 शेयर से वो एडमिट हो रहा है, विच ही टेक्स 1/24 फ्रॉम एक्स। 1/24 किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है, और 1/8 जो है वो किससे ले रहा है, वाई से ले रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना है, एक्स का ओल्ड शेयर है 7:5 है ना, तो एक्स का हो गया 7, डिवाइड में क्या होगा
12 होगा, 7 + 5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12, तो 7 डिवाइड बाय 12। अब आउट ऑफ विच ही सरेंडर, वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/24 फ्रॉम एक्स, ठीक है, तो 1/24 जो है वो जेड को दे रहा है, ठीक है। तो एक्स का न्यू शेयर कितना हो गया, जो ओल्ड शेयर है वो उसमें से माइनस करना है, जितना भी उसने सेक्रीफाइस किया है, दिया है जेड को, न्यू पार्टनर को, वो हम माइनस कर देंगे 1/24, तो हमें मिल जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 24। अब उसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे y का, तो y का ओल्ड शेयर दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 12, और उसमें से वो कितना दे रहा है, z को दे रहा है 1/8 दे रहा है, ठीक है। तो जो ओल्ड है उसमें से हम जो भी वो सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है z को, तो वो हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा y का न्यू शेयर 7 डिवाइडेड बाय 24, और z का तो हमें दिया ही हुआ है 1/6, तो ये z का शेयर है 1/6, तो इन दोनों का न्यू शेयर और ये हम इन तीनों को इक्वल कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 13:7:4, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इन तीनों का। अब फोर्थ केस भी है इसमें, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर, पर्टिकुलर फ्रैक्शन में सरेंडर कर रहे हैं न्यू पार्टनर को। तो P and Q आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। P और Q कितना कर रहे हैं, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। A new partner R is admitted. P surrender 1/5 share of his profit in favor of R. P कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5, और जो Q है वो कितना कर रहा है, 2/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ R। हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो P का ओल्ड कितना है, 3 डिवाइडेड बाय 5 है, 3:2 है, तो उसमें P का होगा 3 डिवाइडेड बाय 5 और Q का होगा 2 डिवाइडेड बाय 5, तो P का है 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, और उसमें से वो कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5 शेयर कर रहा है, ठीक है, 1/5 शेयर, तो 1/5 P सरेंडर्स 1/5 ऑफ 3/5 इन फेवर ऑफ R, न्यू के फेवर में कर रहा है, तो 1/5 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 25, वो P का सरेंडर हो गया, ठीक है, ये P का सरेंडर हो गया 3 डिवाइडेड बाय 25। हाँ, तो अभी P का न्यू शेयर कितना होगा, तो जो ओल्ड है 3/5 है, उसमें से उसने जितना सरेंडर किया है 325, उन दोनों का माइनस कर देंगे तभी हमें मिल जाएगा P का न्यू शेयर। ये रहा, यहाँ पे लिखा है P's न्यू शेयर आफ्टर सरेंडरिंग 3/25 इन फेवर ऑफ R। 3/5 जो उसका ओल्ड है वो, उसमें से हमने जो सरेंडर किया था वो माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 25। उसी तरह से हम Q का फाइंड आउट करेंगे। Q ओल्ड शेयर होगा 2/5, ओल्ड शेयर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से Q ने कितना सरेंडर किया है, 2/5 शेयर, तो 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 25। क्यू ने इतना सरेंडर किया है तो ये ओल्ड में से हम माइनस कर देंगे क्यू का सरेंडर, तो हमें मिल जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 25 क्यू का न्यू शेयर, ठीक है। अभी आर का भी हमें फाइंड आउट करना है, तो पी ने कितना सरेंडर किया है, 3 डिवाइडेड बाय 25, और क्यू ने किया है 4 डिवाइडेड बाय 25, तो अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा आर का न्यू शेयर। ये दोनों जो है किसको मिल रहा है, आर को ही मिल रहा है ना, तो 3 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 25 तो हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 25। तो इन तीनों का हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया 12:6:7, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब उसके बाद है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसका भी क्वेश्चन आता है, or the ratio in which the old partners agree to sacrifice their share of profit in favor of the incoming partner is called sacrificing ratio, ठीक है। जो ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करते हैं देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर इनके फेवर में सेक्रीफाइस करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वो कैसे फाइंड आउट होगा, ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का जो भी ओल्ड रेशियो है उसमें से न्यू रेशियो हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है, इफ ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3, on admission of C, the new ratio among A, B and C is agreed upon as 7:5:4। तो ओल्ड भी दिया हुआ है और A B C का न्यू भी दिया हुआ है,
तो अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ए का किस तरह से मिलेगा, सेक्रीफाइस बाय ए, तो ए का जो ओल्ड शेयर है उसमें से हम ए का न्यू शेयर माइनस कर देंगे, तो ओल्ड शेयर कितना है 5 डिवाइडेड बाय 8 होगा, और न्यू शेयर कितना है ए का 7 डिवाइडेड बाय 16, इन तीनों का प्लस करना है, ठीक है, 7 प्लस 5 प्लस 4 तो हो जाएगा 16, ठीक है। तो ओल्ड में से हम न्यू माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना सेक्रीफाइस किया है 3 डिवाइडेड बाय 16। अब सेक्रीफाइस बाय बी, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो बी का ओल्ड माइनस बी का न्यू, तो बी का ओल्ड कितना है 3 डिवाइडेड बाय 8, और न्यू कितना है 5 डिवाइडेड बाय 16, माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 16। तो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3:1, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें मिल गया। अब एडमिशन का तो कंप्लीट हो गया, अभी है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की रिटायरमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32(1) ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अ पार्टनर में रिटायर, कैसे रिटायर होंगे, विथ द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की सम्मति से, सहमति से ही रिटायर होगा, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विथ द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर, पार्टनर के एग्रीमेंट में लिखा होगा कि अब उसको अब इस पार्टनर को रिटायर होना है, तभी भी हो सकता है। वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल by giving notice in written in writing to all the other partners of his intention to retire। जब पार्टनरशिप जो है वो विल पे होती है तो पार्टनर क्या करता है, नोटिस देकर बाकी सारे पार्टनर्स को वो रिटायर हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया रिटायरमेंट। कौन कौन से केसेस में होते हैं, जब सारे पार्टनर्स की सहमति से, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अगर एग्रीमेंट में लिखा हो तब भी, और बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस देकर भी वो रिटायर हो सकता है पार्टनर, ठीक है। अब बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में नॉट कम टू एन एंड व्हेन वन ऑफ द पार्टनर्स रिटायर्स, अगर जो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर अगर जो कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप फर्म अभी खत्म हो गई, बिजनेस अभी खत्म हो गया, नहीं। जो बाकी के सारे जो कंटिन्यू पार्टनर्स हैं वो बिजनेस को तो चलाते ही हैं, ठीक है। तो अदर पार्टनर्स कंटिन्यू टू रन द बिजनेस ऑफ द फर्म, एक पार्टनर के जाने से पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं हो जाती, बाकी के जो पार्टनर है वो तो कंटिन्यू रखते ही हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन के टाइम पे जो भी सारी एडजस्टमेंट की थी, वही सिमिलर एडजस्टमेंट जो है वो पार्टनर जब रिटायर होता है ना उसके पहले भी की जाती है। पार्टनर अब रिटायर होता है उसके पहले वही सारी एडजस्टमेंट फिर से की जाती है, ठीक है। फिर से नया एग्रीमेंट बनता है, फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का, क्योंकि कोई पार्टनर जा रहा है इसीलिए, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर्स इज एंटाइटल टू गेट द फॉलोइंग, तो क्या क्या उसको मिल सकता है, जब वो कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको उसका जो भी शेयर है वो सारी चीजें उसको मिलेंगी, जैसे कि बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो भी बैलेंस ऑफ कैपिटल है वो भी मिल जाएगा, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, उसमें भी उसका शेयर हो गया, ठीक है। शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल में भी उसका शेयर मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, जब रीवैल्यूएशन होगी असेट्स और लायबिलिटीज की तभी भी प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसमें भी उसका शेयर होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की डेट तक सारा का सारा जो भी प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, उसमें भी उसका शेयर होगा, जो भी सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्रॉइंग हो गई, वो सारी चीजें उसको मिलेगी, इन सभी के अंदर उसका शेयर होता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसको रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ओल्ड शेयर, जो भी ओल्ड शेयर है वो प्लस एक्वायर्ड शेयर, अभी पार्टनर कोई जा रहा है ना तो वो क्या करेगा, दे के जाएगा, मतलब कि जैसे कि अगर जो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसमें गेनिंग रेशियो आएगा, ठीक है। जैसे कि पहले 3 पार्टनर हुआ करते थे, और 12 फॉर एग्जांपल है कि 12 लाख रुपए प्रॉफिट है और 3 पार्टनर्स थे,
ठीक है, तो सभी को 4-4 लाख रुपए मिलते थे। अभी कोई एक पार्टनर निकल गया तो अभी 2 पार्टनर बच गए, रिटायर हो गया एक पार्टनर तो अभी 2 पार्टनर बच गए, तो दोनों को कितना मिलेगा, 6-6 लाख रुपए मिलेंगे। तो उसको तो गेन ही हुआ ना, पहले 4 लाख रुपए मिल रहे थे एक पार्टनर को, अभी अभी 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, अभी 6 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ओल्ड शेयर जो है वो और एक्वायर शेयर, तो हमें मिल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी देखते हैं, उसमें भी केसेस हैं। व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, जब कोई भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया, it will be assumed that remaining partners प्रॉफिट एंड लॉस इन द ओल्ड रेशियो में ही वो शेयर कर रहे हैं। तो किस तरह से होगा, तो ए बी और सी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, ये उनका ओल्ड प्रॉफिट रेशियो है 3:2:1। ठीक है, अगर जो कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है तो हमें ओल्ड को ही रखना है। ठीक है, तो जब ए रिटायर हो रहा है, जब ए रिटायर होगा, ए जो है वो यहाँ से रिटायर हो गया, तो बी और सी बचे, तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 2:1 हो जाएगा ये इतना। अब दूसरा केस है कि जब बी रिटायर हो रहा है तब, तो ये बीच में से जो बी है वो रिटायर हो गया, तो 3:1 हो गया ए और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना होगा, 3:1 होगा। और जब सी रिटायर हो रहा है, अब ये जो है वो सी रिटायर हो रहा है, तो 3:2 होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का। ठीक है, तो ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया हुआ तो किस तरह से होगा, ये बिल्कुल ही आसान है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब उसके बाद है व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स टेक द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन सम स्पेसिफाइड रेशियो। अब जो रिटायरिंग पार्टनर्स के जो शेयर है वो स्पेसिफाइड रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। अब जो बी है वो बीच में से रिटायर हो गया, एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए और सी को कितना मिल रहा है, 3:1 मिल रहा है। अभी कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ए ने कितना एक्वायर किया, तो पहले बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो बी का शेयर कितना था, 2/6 था बी का शेयर। ठीक है, तो बी का शेयर था 2/6, और वो जो शेयर है वो ए और सी को 3:1 के अंदर उनको एक्वायर हो रहा है, मिल रहा है उनको। ठीक है, तो बी का शेयर था 2/6, जो बी रिटायर हो रहा है वो, और 2/6 है वो इन दोनों को ए और सी को 3:1 में एक्वायर हो जाएगा, वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो शेयर एक्वायर बाय ए, तो 2/6 जो सी का जो बी का शेयर था वो, और 3/4 ए ने लिया है 3/4 में, तो 2/6 मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे तो 6/24 मिलेगा। इतना ए ने एक्वायर किया है शेयर, और उसी तरह से सी ने भी, तो 2/6, ठीक है, सी का शेयर है, उसमें से सी ने कितना, 1/4, 1/4 जो है वो एक्वायर कर रहा है, तो 2/6 मल्टीप्लाई 1/4 तो मिल जाएगा 2/24। तो ये उन दोनों का क्या होगा, एक्वायर शेयर हो गया ए और सी का। अभी ए का न्यू शेयर किस तरह से होगा, ए ओल्ड शेयर कितना था, 3/6, और न्यू शेयर कितना मिला उसको, 6/24, तो उन दोनों का प्लस कर देंगे तो हमें ए का न्यू शेयर मिल जाएगा। उसी तरह से सी का शेयर फाइंड आउट करना है, तो 1/6 है ओल्ड, 1/6, और इसने न्यू एक्वायर किया है 2/24, तो मिल जाएगा 6/24। तो कितना हो जाएगा, 18:6। इसको और ज्यादा स्मॉल कर दिया तो हो जाएगा 3:1, जो है वो उनका ए और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा 3:1। अब इसके अंदर जैसे मैंने बोला था गेनिंग रेशियो भी आता है, क्योंकि कोई जो पार्टनर है वो रिटायर हो जाता है, तभी गेनिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाता है। तो रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है, कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द शेयर फ्रॉम आउटगोइंग पार्टनर में से एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो है, उसमें से हम ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितना गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी सी share profit and loss in the ratio of 7:5:3 respectively, and after B's retirement
A and C decide to share profit and loss in the ratio of 3:2 respectively. Then the ratio of gain will be calculated. किस तरह से गेनिंग रेशियो फाइंड आउट होगा? तो ए बी सी का कितना है? 7:5:3 है, ठीक है। अभी बी जो है वो रिटायर हो रहा है, तो ए और सी जो है वो 3:2 में प्रॉफिट और लॉस है उनका 3:2। तो ओल्ड शेयर कितना है ए का? 7/15 है ए का। और न्यू शेयर कितना है? 3/5 है। ये ओल्ड शेयर दिया हुआ है और ये न्यू शेयर दिया हुआ है। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमें गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। तो 3/15 और 7/15 ओल्ड और ए का न्यू है 3/5। ठीक है, अब इन दोनों का हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2/15। अब उसी तरह से हम सी का फाइंड आउट करेंगे। सी का कितना है? 3/15 और न्यू कितना है? 2/5। हम इन दोनों का माइनस कर देंगे तो हमें सी का मिल जाएगा। तो हमें मिल गया 2:3। वो उनका गेनिंग रेशियो है, इतना उन लोगों ने गेन किया है। ठीक है, तो ये हो गया गेनिंग रेशियो। अब यहाँ पे समझ लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, और ये रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, तभी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होगा। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो में हमें दिखाता है। हाउ मच ईच पार्टनर नीड्स टू सेक्रीफाइस फॉर द न्यू पार्टनर, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जो गेनिंग है वो, तो हाउ मच मोर each partner will gain when a partner retires or die। जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर डाई हो रहा है तो कितना वो गेन करेंगे पार्टनर, वो जानने के लिए गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग कंपेंसेशन टू बी पेड बाय न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर। न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को कितना कंपेंसेशन पेड करेगा वो। और गेनिंग रेशियो हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग कंपेंसेशन टू बी पेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू द आउटगोइंग पार्टनर्स। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ओल्ड रेशियो में से हम न्यू रेशियो माइनस करेंगे, और गेनिंग रेशियो तो न्यू में से हम ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे, तभी हमें गेनिंग रेशियो मिलेगा। अब है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर तो रिटायरमेंट में और डेथ में ज़्यादा फर्क नहीं होता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, पार्टनर तो जा ही रहा है, डेथ में भी जा रहा है और रिटायरमेंट में भी। ठीक है, बट कुछ चीज़ें हैं जो डेथ में थोड़ी सी अलग होती है, जैसे कि द बैलेंस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की जो भी सारी बैलेंस होती है ना, वो किसको ट्रांसफर की जाती है? ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। जो भी पार्टनर है वो डेथ होता है ना, तो वो जो है एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो डेथ पार्टनर का जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको एग्जीक्यूटर कहते हैं, एग्जीक्यूटर कहते हैं, उसको ये सारी चीजें दी जाती है। जो भी रिटायर पार्टनर को दी जाती थी, ठीक है, वो सारी चीजें किसको मिलेगी? एग्जीक्यूटर को मिलेगी, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएंगी। एक तो ये अलग हो गया, और दूसरा है कि रिटायरमेंट जो है वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर होता है। ठीक है, जो डेथ है वो तो कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो जो लास्ट बैलेंस शीट जो होती है वो वहां से लेकर जब डेट ऑफ हिज डेथ होता है ना, मतलब कि जब वो डेथ हो रहा है पार्टनर, उतने तक का भी उसको मिलता है। तो एक चीज है आपको ध्यान रखनी है, ये सिर्फ दो चीज अलग है डेथ ऑफ पार्टनर में। वो सारी चीजें किसको मिलती है? एग्जीक्यूटर को मिलती है। तो ये हो गया डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब ये एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लास्ट। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो Indian Partnership Act makes a distinction between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm। उन दोनों में डिफरेंस है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? मीन्स टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, उसको टर्मिनेट कर देना और रिकंस्ट्रक्ट करना, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना। तो वो कौन कौन से केसेस में होता है? जब एडमिशन होता है पार्टनर, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है पार्टनर का, तभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। यानी कि ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है,
और एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है जब भी एडमिशन होता है, पार्टनर कोई भी ऐड हुआ, रिटायर हुआ या फिर डेथ हुआ पार्टनर, तभी। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जो है वो क्लोजिंग डाउन नहीं होता। ठीक है, जो बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर है वो तो बिजनेस को कैरी आउट करते ही हैं, न्यू एग्रीमेंट पे करते हैं, अंडर द न्यू एग्रीमेंट पे कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कब होता है? जब कोई पार्टनर ऐड होता है, रिटायर होता है या फिर डेथ, तभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। इसके अंदर पूरी की पूरी फर्म क्लोज नहीं हो जाती, बिजनेस तो चालू ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसका मतलब होता है कि फर्म जो है ना, पूरी की पूरी फर्म वो ही क्लोज डाउन हो जाती है। फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। पूरा जो बिजनेस है, जो फर्म है, वो ही बंद हो जाती है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म के डिसोल्यूशन में असेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड। सारी की सारी जो असेट्स होती है वो बेच देते हैं। लायबिलिटीज जो है वो पे ऑफ कर देते हैं। असेट्स सोल्ड करेंगे, जो पैसे मिलेंगे उसमें से लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी, और जो भी अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट है वो पार्टनर्स को दे दी जाती है, यानी कि पार्टनर्स के अकाउंट को सेटल किया जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा बिजनेस बंद करना है तो असेट्स सब बेच देनी पड़ेगी। असेट्स बेचकर, लायबिलिटीज पे ऑफ कर कर, जो भी बाकी भी बच रहा है अमाउंट, तो वो अकाउंट जो वो जो है पार्टनर्स को दे दिया जाता है। ठीक है, Thus, in case of dissolution of partnership, the firm में कंटिन्यू, फॉर्म तो कंटिन्यू रहती है, पार्टनरशिप जब डिसोल्यूशन होती है तब इसका। ठीक है, इट डज नॉट मीन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तब पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। फर्म का डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मतलब कि पूरे की पूरा बिजनेस ही बंद हो गया। बिजनेस बंद हो जाएगा तो जो पार्टनरशिप होगी वो भी तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब कि फर्म डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है। तो ये एक डिफरेंस है। अब मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कौन कौन से मोड होते हैं पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन में? तो दो मोड है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना, और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट में क्या होगा कि व्हेन ऑल पार्टनर्स अग्री टू डिसॉल्व द फर्म, मतलब कि कोर्ट की दखल अंदाजी नहीं होती। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द फर्म मतलब जो पार्टनर्स है वो खुद ही डिसॉल्व कर देते हैं, खुद ही जो है वो बिजनेस बंद कर देते हैं, फर्म जो है वो क्लोज कर देते हैं खुद ही। तो कब करेंगे? जब अग्री करेंगे कि हाँ भाई सभी पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि बंद करना है तो बंद कर दो। ठीक है, फिर कंपल्सरी डिसोल्यूशन, तो ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। अगर जो कोई पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए, सारे पार्टनर हो गए, या फिर एक में से एक को छोड़कर सारे पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए, तभी भी बंद कर सकते हैं। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल बिजनेस हो गया, तभी बंद कर सकते हैं। ऑन द हैपनिंग ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट, कौन कौन से? तो इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, वो तो देख लिए, अगर कोई पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हो रहा है तभी। फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वॉज फॉर्म्ड, यानी अगर जो कोई फर्म जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बनी थी तो वो ऑब्जेक्ट फुलफिल हो गया, तो फर्म जो है पार्टनरशिप जो है वो खत्म कर देंगे। उसके बाद ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वॉज फॉर्म, अगर जो कोई फर्म है वो 4-5 साल के लिए कोई एक डिसाइड कर रहे हैं कि इतने ईयर के लिए रहेगी फर्म, तो वो ईयर कंप्लीट हो गए तो अभी जो पार्टनरशिप है वो रिजल्व हो जाएगी। when the duration of the partnership firm is not fixed, duration कोई भी फिक्स नहीं है, and it is at will, any partner by giving notice टू अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म। तो क्या करेंगे, कोई भी पार्टनर है वो बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस दे देगी, डिसॉल्व करना है, फर्म को खत्म करनी है, तो हो जाएगी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये हो गया विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट के ऑर्डर से मतलब जो कोर्ट है वो नोटिस देगी कि भाई अभी इसको बंद करो। तो कब देगी? व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर जो कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो रहा है। ठीक है,
when a partner has become permanently incapable of performing his duties as a partner, पार्टनर की ड्यूटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, परमानेंटली इनकेपेबल है, तभी भी when a partner is guilty of misconduct that may harm the partnership, पार्टनरशिप को हार्म कर रही है, ऐसा कोई पार्टनर ने किया हो, मिसकंडक्ट किया हो, तो भी बंद कर सकते हैं, नोटिस आ सकता है कोर्ट का कि वे बंद करो। when a partner willfully commits breach of partnership agreement, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको तोड़ दिया जानबूझकर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तभी भी बंद हो सकती है। when a partner has transferred the whole of his interest in the firm to a third party, अपना जो सारा का सारा इंटरेस्ट है, अपना जो शेयर है वो ट्रांसफर कर देता है थर्ड पार्टी को, तभी भी बंद हो सकती है। when the court is satisfied that the firm can't be carried on except एट अ लॉस, लॉस के सिवा फर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉस ही कर रही है, तो अभी इसको बंद हो जाना चाहिए। when the court is satisfied that the resolution is just and equitable due to some other reason से भाई लग रहा है कोर्ट को कि हाँ भी अभी इसको बंद ही करना है, तो नोटिस आ जाती है कोर्ट की कि भी अभी इसको बंद करना है। ये तो जो है वो जनरल पॉइंट्स ही है कि कोर्ट जो है वो कह सकता है कि अभी बंद करो। अब जब डिसोल्यूशन हो रहा है तभी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, तो अकाउंट को किस तरह से सेटलमेंट करेंगे वो, तो फर्स्टली ऑल द लॉस इंक्लूडिंग डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले जो है जो सारे के सारे लॉस हैं, डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी और लॉस, वो किस में से पेड आउट होंगे, प्रॉफिट में से, प्रॉफिट में से हो गए। अब नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, और उसके बाद कैपिटल में से होंगे पेड आउट, किसमें, कैपिटल में से, कैपिटल भी पूरा पूरा दे दिया। अब लास्टली अब जरूरत पड़ रही है तो किसमें से हम विल बी रियलाइज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें से रियलाइज होगा। तो लॉस जो है वो सबसे पहले प्रॉफिट में से दे देंगे, प्रॉफिट में से देने के बाद प्रॉफिट सारा दे दिया उसके बाद कैपिटल में से देंगे, और फिर अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो वो पार्टनर्स निकालेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से, ठीक है। अब अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द असेट्स ऑफ द फर्म, जो असेट्स जो है फर्म के असेट्स को सेल कर देंगे तो उसमें से जो अमाउंट रियलाइज होगी तो वो किस तरह से अप्लाई होगी, किस तरह से होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अमाउंट जो है वो आउटसाइड डेप्ट ऑफ द फर्म विल बी पेड, आउटसाइड डेप्ट है वो सबसे पहले तो पे कर देंगे, उन लोगों को पे कर दिया, अभी भी अमाउंट बच रहा है तो वो द लोन्स एडवांस्ड बाय द पार्टनर विल बी पेड ऑफ, जो पार्टनर्स की जो लोन होती है उनको पेड अप कर देंगे। उसके बाद भी अमाउंट बच रही है तो पार्टनर्स को कैपिटल, पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट्स है उसको रिटर्न कर देंगे पार्टनर की कैपिटल को, और अभी भी अमाउंट बच रही है तो इट विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी असेट्स को सेल करने के बाद जो भी अमाउंट रियलाइज हुई है तो सबसे पहले किसको करेंगे, आउटसाइड डेप्ट को, आउटसाइड डेप्ट को हो गया, फिर लोन, पार्टनर्स लोन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल दे देंगे, अभी भी अमाउंट बच रहा है तो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देंगे। अब है अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर कौन कौन सी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट, ये चार अकाउंट बनाए जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम। रियलाइजेशन अकाउंट तो जो भी प्रॉफिट और लॉस रियलाइज हो रहा है असेट्स से या फिर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज से, तो वो सारी की सारी चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगी, इसके अंदर कैश और बैंक नहीं आएगा, वो जो है कैश और बैंक वो कैश और बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स के लोन जो पे ऑफ करेंगे वो सारी चीजें आएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल के रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में आता नहीं है नेट में, सिर्फ इसके नाम याद रख लो वो भी बहुत है, ठीक है। तो ये हो गया पार्टनरशिप। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।